नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा संचालित टैक्स लिटरेसी मिशन कर साक्षरता अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर समता ओरडिया, प्रोजेक्ट फेलो ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, आज आपके समक्ष एक नए विषय पर डिस्कशन को लेकर उपस्थित हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आज हम देखते हैं लोगों के पास एक से ज्यादा कई मकान होते हैं, तो उनके प्रश्न ये उठता है कि उनका जो मकान है उस पर टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। और दूसरा, जब मकान एक से ज्यादा है तो कुछ किराए पे दिए जाते हैं और कुछ किराए पर नहीं भी दिए जाते हैं, तो क्या जब मकान से कोई इनकम ही नहीं हो रही है, क्या फिर भी उस पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैलकुलेशन की जाएगी? तो कुछ इस तरह के लेमन प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर। आप डीन एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, साथ ही आपको इनकम टैक्स विषय का जो है गहन अनुभव है और आपने इस पर एक बुक भी लिखी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन। सर, प्रश्न ये है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मकान के कोई टाइप्स या कैटेगरीज हैं? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में 3 तरह के मकानों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक ऐसा मकान जिसमें एसएससी खुद रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है, कोई इनकम अर्न नहीं करता है, वो कहलाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जी। खुद या उसका परिवार, फैमिली मेंबर्स रहते हैं। जी। दूसरा मकान होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी जो वास्तव में हम एक्चुअल में किराए पर उठाते हैं। हमारी 2 मंजिल का मकान बना हुआ है, एक मंजिल में खुद रहता है, दूसरे मंजिल को किराए पर उठा देता है, वो कहलाती है लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसमें हम किराए भी लेते हैं उससे और कि हमारी इनकम भी अर्न होती है। दूसरा मकान वो। तीसरा मकान वो होता है जिसमें मकान मालिक न तो खुद रहता है, न वो किराए पर उठाता है, लेकिन मकान मालिक के ऑक्यूपेशन में वो मकान रहता है, ऑक्यूपाइड यानी ओनरशिप उसके पास ही है। वो कहलाता है डिम टू बी लेट आउट। डिम टू बी लेट आउट का मतलब हुआ कि आपने किराए पर नहीं उठाया, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट कहेगा किराया उठा रखा है। तो सर, जब इनकम टैक्स का है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन इनकम, और अगर कोई मकान मेरा खाली पड़ा है, उस पर कोई इनकम ही नहीं हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्यों टैक्सेबल इनकम के दायरे में ला रहा है? यस, ये अधिकतर एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं इस बारे में कि जब मकान को मेरी कोई इनकम ही नहीं हुई तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट है हमारे यहाँ। इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी हेड ऑफ इनकम्स हैं, उनमें से केवल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की एक यूनिक फीचर है। या हम क्या करते हैं, एक्चुअल इनकम जो आप रिसीव कर रहे हैं वो सोल फैक्टर नहीं होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द टैक्सेबल इनकम। हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस, पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस, यानी कितना कमा के दे सकता है। एक्चुअली यू आर गेटिंग और नॉट डजंट मैटर। यदि वो दे सकता है तो दैट इज टैक्सेबल इनकम इन योर हैंड्स, ये इनकम टैक्स मान के चलता है। तो आपने किराए पर नहीं उठाया लेकिन मकान खाली पड़ा रहा, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी आपको देखनी होगी। तो अर्निंग कैपेसिटी निकाल करके उसके बेस पर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो उस केस में उसे डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, यानी किराए पर नहीं उठाया, तो किराया उठाया मान लिया जाएगा और उसको टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर, जैसे मेरे पास 2 मकान है, तो एक में मैं रह रही हूँ, तो दूसरा क्या डीम टू बी लेट आउट मानेंगे? नहीं, इसमें क्या होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जितने भी हैं, इनकम टैक्स एक्ट में 2 मकानों तक एग्जेम्पशन दे रखा है। अच्छा। यानी मैं 2 मकान अपने पास रख सकता हूँ। अच्छा। जो खुद के रहने के लिए, लेकिन कंडीशन है कि वो मकान की कोई इनकम आपने अर्न नहीं की हो और आप अपने खुद के लिए, अपने खुद की फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट है। 2 के बाद भी मकान आप रखे हुए हैं, तो वो डिम टू लेट आउट माना जाएगा। तीसरा मकान उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके। तो सर, मेरे पास अगर 4 मकान है और एक में मैं रह रही हूँ और 3 खाली पड़े हैं, तो किसे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे? क्योंकि 2 तो आप कह रहे हैं एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो किन 2 को मैं डीम टू बी लेट आउट मानूंगी, ये कैसे डिसाइड? हाँ, इसमें आपको क्या करना होगा, 4 मकान है, ये एसएससी पर डाल रखा है, यानी टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति पर डाल रखा है। वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से सोल लिक्विड मानना है और कौन सा डिम टू लेट आउट मानना है। अच्छा। तो उसको क्या कई ऑप्शंस कैलकुलेट करने होंगे। जैसे 4 मकान मेरे पास है, फर्स्ट और सेकंड को मैं डिम टू लेट आउट मानता हूँ और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूँ, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होती है? अच्छा। मैं फर्स्ट और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं, सेकंड और फोर्थ को मैं डीएलओ मान लूं, डिम टू लेट आउट मान लूं, तो मैं टैक्स इनकम कैसी होगी? तो आपको खुद को कैलकुलेशन करके बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे लिए वो होगा जहां टैक्सेबल इनकम कम आ रही है, वो आपके लिए। ये कंप्यूटेशन कैसे होगी हाउस प्रॉपर्टी के लिए? अब देखिए,
इसके लिए क्या है, चूंकि आप डिम टू लेट आउट की बात छेड़ दी आपने, तो इसमें हम क्या करते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, क्योंकि अच्छा। एक्चुअल रेंट तो आपको मिल नहीं रहा है। हाँ। जब एक्चुअल रेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी निकालनी है, जी। तो आपको उसका क्या करना होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। जी। और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से ज्यादा हो, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ओके। क्या मतलब हुआ, फेयर वैल्यू का मतलब होता है इफ सेम टाइप ऑफ एकोमोडेशन इज बीइंग फेस्ड इन सेम टाइप ऑफ लोकेलिटी, जी। देन हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। जिस एरिया में मेरा मकान है तो आसपास वो लोग कितने रेंट पर वो मकान दे रहे हैं, हाँ, जो जैसे रेट हाँ, चल हाँ। रही है वो मेरे लिए फेयर वैल्यू है, इतना रेंट मेरा। जैसे मेरे फतेहपुरा में 2 रूम किचन का मकान है, ओके। और मेरे बगल वाले आदमी ने 2 रूम किचन 25,000 महीने का दे रखा है, जी। तो 25,000, बट नेचुरल फेयर रेंट हो गया, तो वो चाहे- आपका फेयर रेंट हो ठीक जाएगा। है। फिर आप देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। ये क्या है सर? म्युनिसिपलिटी जो होती है, लोकल म्युनिसिपलिटी, वो जी। टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। वैल्यू डिटरमाइन करती है, ओके। तो उस वैल्यू को आप देखेंगे, तो हम्म। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से ज्यादा है वो अमाउंट निकाल दीजिए, और इस अमाउंट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है सर? यस, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ हमारे इंडिया के अंदर, ओके। और रेंट कंट्रोल एक्ट कई सारी सिटीज में एप्लीकेबल होता है, ओके। राइट। तो हर एरिया का रेंट फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इससे जी। ज्यादा रेंट नहीं ले सकते हैं। जी। दिल्ली है, चांदनी चौक का किराया फिक्स है, कितना किराया, जी। 2 रूम किचन का मकान है तो इतना किराया आप ले सकते हो, जी। वो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। ओके। तो जो फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों से ज्यादा है, वो उसको फेयर रेंट से कंपेयर करिए, जी। विच एवर इज लेस, जी। वो आपका आरईआर बन जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और यही आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ओके। तो सर यहाँ तो क्योंकि हाउस हमने जो है लेट आउट नहीं करा हुआ है तो हमारे पास कोई रेंट रिसीव नहीं है और यही हमारी टैक्सेबल इनकम है बेस्ड ऑन जो भी क्राइटेरिया है। लेकिन जब मकान किराए पे दिया गया है तब उसकी टैक्सेबल इनकम का भी क्या यही स्टेप्स रहता यस, है? हाँ नहीं, हाँ देखो, आरईआर तो देखिए, मैंने आपको कहा कि जब मकान किराए पर उठाते हैं तो एक्चुअली जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं एक फैक्टर है, जी। लेकिन आरईआर को भी देखा जाएगा। ओके। यानी उस केस में सबसे पहले आरईआर तो निकालना ही निकालना है, चाहे मकान किराए पर उठाया हो और चाहे डिम टू लेट आउट हो। ठीक है। तो पहले स्टेप में आरईआर निकाल दिया, फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट कितना आपको मिल रहा है, जी। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल रिसीवेबल, हाँ ओके। रिसीवेबल कितना है, ओके। रिसीवेबल का मतलब आपने 25,000 महीने का किराया पे उठाया है, ओके। तो साल का 1,80,000 मिलना चाहिए, जी। 25,000 इंटू 12 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। हाँ। तो 3 लाख रुपए का आपका रिसीवेबल अमाउंट हो गया। जी। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, लेकिन इसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा जो अनरियलाइज्ड रेंट है, किराएदार ने नहीं दिया किराया। हाँ। और ठीक है कि अनरियलाइज्ड रेंट को उसमें से माइनस कर दीजिए। जी। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हुए 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको, जी। कि भाई आपने किराया वसूल करने का पूरा काम आपने कर लिया, आपने उससे रिमाइंडर भी दे दिया, आपने कोर्ट में आपने केस भी कर दिया, फिर स्टिल ही इज नॉट पेइंग, ओके। तो उस केस में अनरियलाइज्ड रेंट, वो बोनाफाइड टेनेंट होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी हो जाती है, तो फिर आप उसमें से उसको क्या करते हैं, माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। ओके। तो पहला फिगर आरईआर आ गया, आरईआर आ गया। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आ गया सेकंड स्टेप में। जी। अब इन दोनों में से जो ज्यादा है, हाँ हाँ। जो हायर साइड है, उसको निकाल दीजिए। जी। इसमें से यदि मकान खाली पड़ा रहा, वेकेंट रहा, वेकेंट रहा, वेकेंट का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड इज रेडी टू लेट आउट द प्रॉपर्टी बट एप्रोप्रिएट टेनेंट इज नॉट अवेलेबल। ओके। दैट मीन्स मैं, क्या हो रहा है कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, हाँ। और मैं जैन फैमिली को प्रीफर करता हूँ, ये मेरी ऑन कंडीशन है, जी जी। तो मुझे जैन फैमिली मिलेगी, वेजिटेरियन होगा, तो ही मैं क्या करूंगा, प्लस किराए पर, जितना रेंट चाह रही हूँ वो देना है। हाँ वो जितना जो भी क्राइटेरिया है मेरे, ये क्राइटेरिया पूरा होगा तो दूंगा। अब मान लीजिए को मिल ही नहीं रहा है, 3 महीने मकान खाली पड़ा मकान रहेगा, रहा। तो वो वैकेंसी अलाउंस का मिलेगा, तो Okay. वैकेंसी अलाउंस उसमें से माइनस कर देंगे, ओके। और जो रेंट आएगा वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो बस अब इस पर ही टैक्स देना है। हाँ, इसमें कोई आगे यही टैक्सेबल इनकम है या कुछ नहीं, ये तो आपका deductions? ग्रॉस रेंट वैल्यू आया। जी। अब इसमें से 2 चीजें आपको करना है, एक तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है इसमें से। ओके। म्युनिसिपल टैक्स वो टैक्स होता है जो लोकल म्युनिसिपलिटी इंपोज करती है, ओके। लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन सी सर? म्युनिसिपल टैक्स इज बीइंग पेड बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड पे करे, टेनेंट पे करेगा तो माइनस नहीं क्योंकि होगा, हम उसकी हाउस प्रॉपर्टी पर फिर टैक्सेबल निकाल इनकम रहे हैं, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं उसने पे किया है तो उसको टैक्स ही कम पे करना चाहिए। बनेगा। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके। यानी जिस ईयर का आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टैक्स ईयर में ही आपने वास्तव में पे किया, 2 कंडीशन पूरी हो गई। जी। तो जो आपने ग्रॉस एनुअल निकाला, उसमें से जो 3 स्टेप आपको बताए मैंने, जी। उसमें से म्युनिसिपल वैल्यू को माइनस कर दीजिए, जी। तो ये आ जाएगा आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ओके सर। सॉरी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। जी जी। अब इस एनुअल वैल्यू में से आपको क्या करना है कि 2 चीजें और लेस होती है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्योंकि मकान को जब आप किराए पे उठाते हैं तो कई सारे खर्चे होते हैं, रेंट कलेक्शन का खर्चा जी। होता है, भी खर्चे होते हैं, उन खर्चे के अमाउंट को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो 30% ऑफ एनएवी माइनस हो जाता है। मतलब मेंटेनेंस तो सर जैसे होता है ना कि कोई बॉन्ड है 3 इयर्स में हम कलर कराएंगे या रिपेयरिंग मेंटेनेंस, हाँ, लेकिन तो इनकम टैक्स कहती है कि आप कराओ या ना कराओ, अच्छा खर्च करो या ना करो, हम कि आपको आपको डिडक्शन दे रहे हैं। तो ईयरली हर साल हाँ, ये डिडक्शन है। 30% का मिलेगा और 70% अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है। ओके और ओके। प्लस आपने लोन लिया है अच्छा तो लोन का इंटरेस्ट इसमें माइनस करना पड़ता है। जी इंटरेस्ट की कई सारे कंडीशंस हैं, वो कभी और बात करेंगे इंटरेस्ट के लिए। जी तो जी। इंटरेस्ट उसमें माइनस करते हैं तो वो अमाउंट जो आता है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। सर ये होम लोन बड़ा एक टॉपिक है क्योंकि हाँ, लोग लोन लेकर मकान बनाते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अगर लोन लेकर मकान बनाया है और उस पर हमको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम्म, तो इनकम टैक्स में व्यवस्था है कि इसका टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन के समय डिडक्शन मिलता है। हम्म, तो इस टॉपिक पर सर हम आपसे वापस से मिलना चाहेंगे और इस पर डिस्कशन आगे जरूर करना चाहेंगे। आज के लिए सर हाउस प्रॉपर्टी पर जो टाइप्स ऑफ हाउस एंड हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी, इसको बड़ा एक आसान तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।